डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गेहूं, सरसों और चना समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए, सरसों में 300 रुपए और चने के एमएसपी में 210 रुपए की हुई वृद्धि। देश भर के किसानों ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में इस साल समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीद 31 अक्टूबर तक। 1 जुलाई से हो रहा है किसानों का पंजीकरण। एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी किया गया है शामिल। शुद्ध, शून्य, निम्न कार्बन सामग्री और प्रौद्योगिकियों की ओर आगे बढ़ने को लेकर ग्रीन प्रो समिट के 7वें संस्करण का नई दिल्ली में हुआ आयोजन। भारत ने साल 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लिया है संकल्प। दक्षिण भारत में बारिश लगातार जारी। कर्नाटक और तमिलनाडु इस बेमौसम बरसात से सर्वाधिक प्रभावित। खराब मौसम की आशंका के चलते बेंगलुरु में पहले ही बंद हो चुके हैं स्कूल और कॉलेज। और अब समाचार विस्तार से, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों में सरकार ने रबी फसल के लिए आने वाली 6 फसलों के एमएसपी के दाम में बढ़ोतरी की है और किसानों को बहुत फायदा पहुंचेगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं। मोदी सरकार ने अब तक 17 ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसमें किसान कल्याण की तमाम योजनाएं शामिल रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को केंद्र सरकार ने रबी की फसलों की एमएसपी में वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि गेहूं फसल में लागत के अनुरूप अब तक 105% तक की वृद्धि की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरसों का एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 5,950 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि चने का एमएसपी 210 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में, वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। व्हीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीस बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीस की बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश भर में किसान कल्याण नीतियों के लिए भारी समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014 से 2025 के बीच एमएसपी में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी सरकारों की तुलना में गुना स्तर पर एमएसपी पर फसलों की खरीदारी अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे, और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है, जो इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने को किसान के हित में बताया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गेहूं, चना, सरसों समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने का उचित दाम दिलाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। और अब रबी की फसल के जो दाम हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, ये एमएसपी बढ़ी है। और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50%। एमएसपी बढ़ाए जाने के बाद देश भर के किसानों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देश भर के किसानों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 150 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰੋਂ ਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसान खुशहाल होएगा। भारत सरकार द्वारा हाड़ी की फसलों पर जैसे कनक पर 150 रुपये प्रति क्विंटल, चने पर 210 रुपये, सरसों पर 300 रुपये और ऐसे जौ, सूरजमुखी वगैरह फसलों पर MSP ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ किया गया है, उसकी मैं भारत सरकार की शलाघा करता हूँ। मतलब फसलों में बढ़ोतरी की है ना, कि जैसे सूरजमुखी हो गई, गेहूँ हो गई, सरसों में, इसको सभी किसानों को लाभ मिलेगा। इसके चलते सभी किसानों का फायदा होगा। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया ना, ये 150 रुपया गेहूँ का, 300 रुपये इसका सरसों का, 140 रुपये इसके संत नाबर के, बहुत बढ़िया करे। ये हमारे इलाके में बस तीनों फसलें होती है और बढ़िया किया, सरकार का धन्यवाद। केंद्र सरकार ने फसलों पर MSP बढ़ाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर की बेटी हूँ, मेरे पिताजी भी फसल का काम करते हैं और दिवाली के समय ये MSP बढ़ाकर बहुत ही अच्छा कार्य किया है, क्योंकि इससे बहुत हमारी अच्छी कमाई होगी। केंद्र सरकार द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने से जहां किसानों में उत्साह का माहौल है, वहीं इससे किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं, जहां कैबिनेट के फैसले पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटे हुए हैं और इसी दिशा में आज हमारी सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं, चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की MSP को बढ़ाया है और इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। पंजाब और पंचकुला के किसानों ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसलों का स्वागत किया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए फैसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। बेनती करदा कि जो अज केंद्र सरकार ने कणक का रेट 150 रुपया प्रति क्विंटल वाधा किया, सरों तलों दे विच 300 रुपया प्रति क्विंटल, दालां दे विच जो 275 रुपये प्रति क्विंटल वाधा किया, इहदे नाल किसान खुशहाल होएगा। भारत सरकार द्वारा हाड़ी की फसलों पर जैसे कनक पर 150 रुपये प्रति क्विंटल, चने पर 210 रुपये, सरसों पर 300 रुपये और ऐसे जौ, सूरजमुखी वगैरह फसलों पर MSP ਵਿੱਚ वाधा किया गया है, उसकी मैं भारत सरकार की शलाघा करता हूँ। मतलब फसलों और किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी दाम मिल सके और इसके लिए सरकार विभिन्न फसलों की
है और इसके लिए राज्य सरकारों के द्वारा किसानों से पंजीयन कराए जाते हैं। पंजीकृत किसानों से ही फसलों को खरीदा जाता है। कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2000 समर्थन मूल्य पर धान और मक्के की खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण 1 जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क करके नया पंजीकरण करा सकते हैं। एकीकृत किसान मंडल में धान एवं मक्का उपज योजना को भी सम्मिलित किया गया है। और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से ग्रीन प्रो समिट का 7वां संस्करण का आयोजन किया गया, जिसका विषय था शुद्ध, शून्य, निम्न की ओर आगे बढ़ना। आपको बता दें कि ग्रीन प्रो 2015 से उत्पादों को इको लेबल कर रहा है और बीते 10 सालों में 450 से अधिक निर्माताओं के 9,500 से अधिक उत्पादों को प्रमाणित कर चुका है। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों के समिट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरित उत्पाद और सेवा परिषद के चेयरमैन AR उन्नीकृष्णन, CII गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर के अध्यक्ष जमशेद एन गोदरेज, सिंगापुर पर्यावरण परिषद की अध्यक्ष ईसाबेल हुआंगलो और संघीय पर्यावरण मंत्रालय और जर्मनी के डॉक्टर उल्फ डी जैकल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2047 तक एक होना है और 2070 तक कार्बन न्यूट्रल भी होना है। ये करना है तो हमें स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कार्बन न्यूट्रल बाय 2035 इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो इसके लिए हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी मटेरियल्स हमारा बिल्डिंग्स में यूज़ करेंगे और सर्विसेज यूज़ करेंगे वो सब हम लोग इको लेबल के अंडर लाना चाहिए। अभी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैव बिकम पार्ट ऑफ दैट, सो नाउ आवर फोकस इज ऑन द सर्विसेज। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हैव टुडे फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। उसके लिए एक नया इको लेबल हम लोग आज लाया है, आज लॉन्च किया है इंडियन बिजनेसेस के लिए। स्पेशली खासतौर पर आपको मालूम है अभी मैन्युफैक्चरिंग में गवर्नमेंट काफ़ी प्रायोरिटी है एंड इंडिया हैज़ अ पोटेंशियल टू manufacture and not only make in India but also make for the world. So for that I think this eco label with a mutual recognition. So there is a global eco label network with several countries as part of that. और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि NCCF के 60 साल पूरे होने पर बुधवार को NCCF की MD ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि NCCF का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ता सहकारी समितियों को अन्य वितरण एजेंसियों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना है। 60 साल का अगर हिस्ट्री देखेगा एक बहुत सेटिस्फाइंग रहा है। सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि NCCF एक नेशनल फेडरेशन है जो कंज्यूमर के हित में खड़ी करते हैं अपने आप को, और जितना जो कोऑपरेटिव्स है उनका नंबर्स है वो भी जो कंज्यूमर रिटेलिंग या कंज्यूमर्स का भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने का कोशिश करते हैं। हमारी खासियत ये भी है कि जो ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ जाके हम प्रोक्योर करते हैं और कंज्यूमर और फार्मर बीच में एक लिंक जैसा एक्ट करते हैं। और दूसरा बात यही है कि कोऑपरेटिव है इसलिए उसमें प्रॉफिट कमाने का जो नॉर्मल कंपनीज वगैरह का एक ऑब्जेक्टिव होता है उस बियॉन्ड हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि इंक्लूसिवनेस दैट इज़ आवर मोटो और मैक्सिमम जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स को उसका हमारा जो भी एक्टिविटीज़ है उसका फ़ायदा मिल जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। और दक्षिण भारत में बारिश लगातार जारी है। कर्नाटक और तमिलनाडु इस बेमौसम बरसात से सर्वाधिक प्रभावित हैं। कर्नाटक 24 घंटे में यहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के इन पूर्व अनुमानों के बीच कई इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम की आशंका के चलते बेंगलुरु में पहले से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं और कई IT कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम भी लागू है। दरअसल पश्चिम मध्य और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में स्थित दबाव का क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है और इसी के चलते दक्षिण भारत में लगातार बारिश हो रही है। किसान समाचार में आइए अब जान लें देश भर की मंडियों का भाव।
में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ज्वार की पैदावार में 9,23,000 टन की कमी, 9,23,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान ज्वार की उपज 47,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 38,40,000 टन थी। ज्वार की आवक सामान्य है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जम्मूसर मंडी में 15 अक्टूबर को ज्वार का भाव 3,500 रुपए। अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं मिला और भाव रहा 1,500 रुपए में। इस दौरान ज्वार के भाव में नरमी दर्ज की गई। 15 अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके भाव रुपए की गिरावट आई और भाव हो 3,400 रुपए। अक्टूबर को ज्वार का भाव रहा 2,635। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में 815 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला, जिसके बाद ज्वार का भाव 3,450 रुपए पर जा पहुंचा। देश की दूसरी मंडियों में ज्वार के भाव की बात करें तो कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि राजस्थान की मदनगंज मंडावार मंडी में ज्वार के सौदे 3,300 रुपए पर हुए। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रबी और खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल सूरजमुखी की उपज 1,73,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2022-23 के दौरान सूरजमुखी की पैदावार का यह आंकड़ा 3,63,000 टन था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की पैदावार में 1,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में सूरजमुखी की आवक सीमित देखने को मिल रही है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी में 15 अक्टूबर को सूरजमुखी का भाव रहा 5,800 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ और भाव 75 रुपए मजबूत होकर 5,875 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही कुस्तकी मंडी में सूरजमुखी के भाव की बात करें तो यहाँ इस दौरान सूरजमुखी के भाव में तेजी दर्ज की गई। 9 अक्टूबर को यहाँ सूरजमुखी का भाव था 5,350 रुपए। 16 अक्टूबर को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,550 रुपए। इस साल खरीफ सूरजमुखी की बुआई में बढ़त देखने को मिली है। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 75,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 73,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए क्विंटल तय किया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड में किसान मक्का, उड़द, मूंग और सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तराखंड में इस मौसम में गेहूं, सरसों और पत्तेदार सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा के पूर्वी इलाकों के किसान धान
और मक्का की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस समय सरसों, मूली, सरसों का साग, पालक और धनिया की बुवाई कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान सरसों, मटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर और गाजर की बुवाई कर सकते हैं। राजस्थान में इस समय सरसों की बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश में इस समय सोयाबीन, मक्का और सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। गुजरात के भी किसान बाजरा, मक्का, तिल और मूंगफली की पकी पौध की कटाई और खुदाई का काम कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान मेथी, धनिया और मूली की बुवाई कर लें। बिहार के उत्तरी बिहार में सरसों और अरहर की बुवाई की जा सकती है। ओडिशा के किसान मक्का और दालों की पकी फसलों की कटाई करके इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लें। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस मौसम में गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। असम के किसान मूंग, उड़द और तिल की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में तोरी, मक्का, सरसों, पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई कर सकते हैं। वहीं मेघालय के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और बैंगन की रोपाई जारी रखें। नागालैंड में किसान सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। साथ ही यहाँ के किसान तोरी, मटर और मक्का की बुवाई भी कर सकते हैं। त्रिपुरा में इस समय शीतकालीन सब्जियों जैसे टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मिजोरम के किसान झूम धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसमें पाली भाषा से जुड़े ग्रंथों और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के सक्रिय सदस्य के रूप में अपनी सदस्यता का नवीनीकरण किया। पार्टी की जमीनी स्तर पर मौजूदगी को मजबूत करने में इस प्रक्रिया की अहम भूमिका को बताया। बिहार के सीवान जिले में जहरीली पेय पदार्थ पीने की घटना में मौत का आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है और इसके साथ ही अन्य 49 लोगों की हालत गंभीर है। एक बार फिर बता दें आपको कि नवी मुंबई की
पनवेल सिटी पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से सुक्खा नाम के शूटर को गिरफ्तार किया है। सुक्खा उन आरोपियों में शामिल है जिसने नवी मुंबई के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की रैकी की थी। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अयोध्या में लोगों ने कोविदार के पत्तों पर श्री राम का नाम लिखकर पूजा अर्चना की। बता दें कि कोविदार वृक्ष का जिक्र रामायण और हरिवंश पुराण में मिलता है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।